तुम इस अर्थ पे क्यों हो? क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई पॉइंट भी है? और तुम एग्जिस्ट क्यों करते हो? इसी फीलिंग को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। एंड हम सब ने लाइफ के किसी न किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ थॉट्स के ऊपर ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरे को मिल चुका है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आइसबर्ग, जिसके अंदर कुछ ऐसी फिलोसफीज लिखी है कि जब तुम उनके बारे में सुनोगे तुम्हारा लाइफ और एग्जिस्टेंस को देखने का पूरा पीओवी ही चेंज हो जाने वाला है। सो लेट्स बिगिन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों को आइसबर्ग के बारे में नहीं पता, तो आइसबर्ग के अंदर हम सबसे कॉमन और पॉपुलर टॉपिक से जाते हुए सबसे लीस्ट नोन और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स पे जाते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री इज एवरीवन हैज देयर ओन कॉम्प्लेक्स लाइफ। बचपन में हम सबको लगता था कि हम ही इस अर्थ के सेंटर हैं, हमारे इर्द गिर्द ही दुनिया घूमती है, मम्मी का प्यार मिल जाता है, खाने को रोटी मिल जाती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारा ये भ्रम थोड़ा टूट जाता है। हमें पता चल जाता है कि हम इस धरती पे कोई इकलौते नहीं है, और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो दुनिया के लोगों को साइड कैरेक्टर की तरह और अपने आप को मेन कैरेक्टर की तरह देखने का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता। बट इसी फीलिंग के अंदर हम एक चीज भूल जाते हैं कि हर आदमी की जिंदगी उतनी कॉम्प्लेक्स होती है जितनी हमारी। एक स्ट्रेंजर जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके लिए तुम एक साइड कैरेक्टर से कम नहीं हो, और वो खुद मेन कैरेक्टर है। एंड अगर इसी सेम चीज को तुम अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करो तो तुम अपने फ्रेंड्स की जिंदगी में एक एसेसरी, एक साइड कैरेक्टर की तरह ही हो। इवन तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स भी खुद को मेन कैरेक्टर समझते होंगे, एंड तुम उनकी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट हो जिसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं। सेकेंड एंट्री इज वरी अबाउट योर फ्यूचर। ओके, ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इमेजिन करो कि तुम्हारी करंट सिचुएशन कुछ खास अच्छी चल नहीं रही, एंड फिर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, एंड तुम्हें लगता है ओ शिट, मेरा तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो सकता। एंड फिर तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी का एक्चुअली में पॉइंट ही क्या है, मैं आज भी परेशानी में हूं और शायद फ्यूचर में भी मैं परेशानी में ही रहूंगा। एंड अब तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हो। थैंक्स मी लेटर। ओके, सेकंड लेवल सिमुलेशन थ्योरी। ये वाली चीज तो मैंने भी सोची है कि हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो। मतलब जैसे हम कंप्यूटर में गेम्स बनाते हैं, हो सकता है ऐसे किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर की मदद से हमें भी किसी ने बनाया हो, एंड उस कंप्यूटर की वजह से हमारे ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया हो कि वो उस फेक सिमुलेशन को हमारी रियलिटी बना दे। एक्चुअली में सिमुलेशन थ्योरी एक मॉडर्न रीटेक है ऑन रेने डेस्कार्ट्स इविल डीमन हाइपोथेसिस। सो रेने डेस्कार्ट्स का कहना था कि इमेजिन करो कि एक बैड डीमन है जो किसी तरीके से हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। उसने हमें एक सिमुलेशन में डाल रखा है, एंड वो हमें ऐसे फेक एक्सपीरियंस देता है जिसे हमें पहचान नहीं पाते कि वो एक सिमुलेशन है या रियलिटी। एंड अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन नहीं है। एंड अगर कोई गेम डेवलपर ये वीडियो देख रहा है तो उसे ये चीज समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि गेम में भी तो तुम एक सिमुलेशन ही बनाते हो। एंड अगर किसी तरीके से तुम अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस डाल पाए तो वो चीज कभी समझ नहीं पाएगा कि उसके आगे पीछे की सराउंडिंग सिर्फ एक सिमुलेशन है, उसके लिए वही रियलिटी होगी। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। व्हाई डज एवरीथिंग एग्जिस्ट। अगर तुम भी मेरी तरह ओवर थिंक करो, तुमने एक चीज जरूर सोची हुई कि व्हाई डज एवरीथिंग एग्जिस्ट। मैं, ये अर्थ, ये यूनिवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था ना कुछ भी ना हो, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, पर क्यों? अगर तुम ठीक से तो तुम कह सकते हो कि भाई भगवान ने बनाया इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, तेरा क्या जा रहा है। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि भगवान भी क्यों एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि भगवान भी एग्जिस्ट ना करे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंड जब तुम इस थॉट में थोड़ा डीप जाओगे तुम्हारे दिमाग में इतनी चीजें आएंगी कि तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस की दूर छिपती हुई दिखेगी तुम्हें। एंड कांग्रेचुलेशंस, अब तुम भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुके हो। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेथ। इसका सिंपली मतलब है कि हाँ, तुम मानते हो कि एक दिन तुम मरने वाले हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते होगी इस सिमुलेशन में जिसका नाम अर्थ है। वाह, वैसे तो ये थॉट अपने आप में इंसान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे सकता है, लेकिन आस्तिक लोग इससे बच सकते हैं। वो लोग कह देंगे कि भाई मरने के बाद तो हम स्वर्ग या नरक चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे जैसे एथिस्ट लोग फंस जाते हैं। हम नहीं मानते कि गॉड एग्जिस्ट करता है। एक बार को मान लो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तुम मानते भी हो गॉड में, तो एक बार मान लो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड अब सोच के देखो कि मरने के बाद क्या होता होगा। अगर हम मर गए तो फिर खत्म, मतलब हम एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी हमारी, हमें कुछ भी फील नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? लगा ना डर अब? ओके, डीपर वी गो। सिंपैथी इज क्रिएटेड बाय सेल्फ पिटी। इसका सिंपली मतलब है कि हम दूसरों के लिए सिंपैथी और दया का भाव इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अपने लिए भी सिंपैथी और केयर फील करते हैं। समझ नहीं आया? रुको, इमेजिन करो कि तुम किसी की हेल्प करते हो। मान लो तुमने किसी होमलेस को खाना खिलाया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके, तो तुमने उसकी हेल्प क्यों करी? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज थी कि कल को मैं भी इस पोजीशन पे हो सकता हूँ, तब शायद मेरी भी कोई हेल्प कर दे। तो तुमने कहीं ना कहीं अपने आप पे पहले दया करी, उस पे दया करने से पहले। इसी तरीके से अगर तुम खुद पे दया और खुद पे सिंपैथी करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे दूसरों के लिए सिंपैथी भी खत्म हो जाएगी। कैसे? एक बार दोबारा से इमेजिन करो कि अब तुम्हारे पास दोबारा से वो होमलेस आ गया लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगने। लेकिन इस बार स्टोरी में एक ट्विस्ट है। तुम्हारे पास जीने के लिए बस 10 ही मिनट बचे हैं। 10 मिनट के बाद तुम मर जाओगे, और अगर तुम उस भिखारी को खाना खिलाने में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे 10 मिनट हो जाएंगे
जाएंगे और तुम मर जाओगे। तो तुम क्या उस भिखारी को खाना खिलाना चाहोगे जिसे शायद अगले दिन भी खाना मिल सकता है, या फिर उस 10 मिनट में जीना चाहोगे क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी? ऑनेस्टली मैं तो उस भिखारी की मदद नहीं करता। देख रहे हो इंसान की सिंपैथी और उसके मोरल सिचुएशन के हिसाब से कैसे चेंज हो जाते हैं। लास्ट थर्सडे ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और ये यूनिवर्स खुद लास्ट थर्सडे को बनाया गया है, दैट्स इट। बट कोई इस पे विश्वास क्यों करेगा? एक्चुअली में कोई करता भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स में हैं वो लास्ट थर्सडे को बनाई गई थी। पर अब तुम बोलोगे भाई क्या बकवास कर रहा है, मेरे को तो अपनी 10 साल पहले की मेमोरीज भी याद है, उसका क्या फिर? तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी मेमोरीज है लास्ट थर्सडे के पहले वाली, वो सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। लेकिन ऑनेस्टली मेरे को ये आर्गुमेंट इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 10 साल पहले की भी वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई हैं, तो फिर उनका क्या, क्या वो भी एक इल्यूजन ही है? आई डोंट नो, तुम बताओ कमेंट्स में। यू आर अलोन इन योर ब्रेन। ओके, जब मैंने इस पॉइंट के बारे में पहली बार सुना था ना, मैं फट गया था लिटरली। एंड इसी पॉइंट की वजह से मैं ये पूरी वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना इसको। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी बॉडी की बात नहीं कर रहा, तुम कहाँ पर हो? यू आर प्रोबेबली काइंड ऑफ सेम थिंग एज योर ब्रेन। इनफैक्ट तुम्हारा ब्रेन ही तुम हो। तो तुम्हारा ब्रेन कहाँ पर है? वो तुम्हारे स्कल के अंदर लॉक्ड है, अंधेरे के बीच। ध्यान से सुनना, एक्चुअली तुम अपनी बॉडी के अंदर ही लॉक्ड हो एंड तुम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे पास मेरे नाक है, मेरे कान है, मेरे हाथ है, इससे मैं इन्फॉर्मेशन सेंस कर सकता हूँ, तो मैं लॉक्ड कैसे हुआ? ओके, मान लिया, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को सेंस कौन करता है? तुम। और तुम क्या हो? तुम तुम्हारे दिमाग ही हो। एंड एक्चुअली में तुम एक कंजेस्टेड स्पेस के अंदर लॉक्ड पड़े हुए हो। मान लो तुम उस पर्सन की तरह हो जो एक कंट्रोल रूम के अंदर लॉक्ड हो चुका है। कंट्रोल रूम के बाहर सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं जिनसे तुम देख सकते हो, सुन सकते हो एंड एक्ट कर सकते हो, बट तुम चाहकर भी उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर उस कंट्रोल रूम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारा दम भी घुट जाएगा और तुम भी मर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक से बॉडी मरती है, दिमाग मरता है खून की सप्लाई दिमाग तक ना पहुंचने पे। समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम सब एक्चुअली अपनी खुद की बॉडी के अंदर ही लॉक्ड है और चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। वी आर नॉट अलोन। अब जितना बड़ा यूनिवर्स है, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि एलियन सच्ची में एग्जिस्ट करते हो। और तुम सोचो कि अगर ये बात कहीं ना कहीं सच निकली तो सोचो ये चीज कितनी स्कैरी होगी, क्योंकि एलियन हम पे अटैक करके पूरी इंसानियत खत्म कर सकते हैं। एंड उससे भी स्कैरी चीज ही कभी भी हो सकता है, पता चले मैं वीडियो बना के बाहर जाऊँ और बाहर मेरा इंतजार कर रहा हूँ। और अगर एलियन सच्ची में एग्जिस्ट करते हुए तो हमारे रिलीजियस बिलीफ सबसे पहले टूटेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन के अंदर एलियन का कोई जिक्र नहीं मिलता। हर रिलीजन में ह्यूमंस को स्पेशल बनाया गया है, जिनकी मदद करने भगवान भी आता है, तो फिर साले एलियन कहाँ से आ गए? आज मैं तुम्हें नास्तिक बना के ही जाऊंगा। आफ्टर लाइफ स्पेक्टिसिज्म, अनदर गॉड पे क्वेश्चन करने वाली फिलोसफी। अगर तुम भगवान में मानते हो और तुम्हें यह भी लगता है कि हेल और हेवन जैसी चीजें होती हैं, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी काफी चिल रहोगे। अगर तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर और फ्रेंड की डेथ भी हो जाती है तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में एक चीज रहेगी कि मरने के बाद मैं इस फैमिली मेंबर को एटलीस्ट एक बार देख पाऊंगा। एंड अपने मरने की भी तुम्हें उतनी टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मरने के बाद एक और जन्म मिल जाएगा। लेकिन फिर तुम इस चीज को क्वेश्चन करने लगती हो, क्या ये सब सच है? क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करता है? मेरे पास तो कोई चीज ही नहीं है जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि हेल और हेवन रियल होते हैं। क्या आफ्टर लाइफ सच में पॉसिबल है, या मैं बचपन से एक बेसलेस फैंटेसीज में जी रहा हूँ? इस थ्योरी पे ना मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सुन तो सकते ही हो। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज ना काफी स्मार्ट थे, उनको पता था कि हमारी आने वाली जनरेशन एक ना एक टाइम पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंसेगी ही फंसेगी। इसलिए उन्होंने ये फैंटेसीज को फैलाना शुरू कर दिया कि मरने के बाद तुम्हें एक और जिंदगी मिल जाएगी और भगवान एग्जिस्ट करता है, जिससे कि जीने का कोई तरीका मिल जाए, जीने का एक रास्ता मिल जाए और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो। क्या तुम एग्री करते हो मेरे पॉइंट से? बताओ कमेंट्स में। इस आइसबर्ग में अभी और भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन मैं उनको आज की इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो मेरे चैनल की बाकी टॉपिक से बहुत ज्यादा अलग था। तो मेरे को लगता है कि इस पे इतने खास व्यूज आएंगे, इसलिए मैं अपनी मेहनत क्यों वेस्ट करूँ उस चीज पे जिस पे इतने व्यूज ही नहीं आते। अगर इस वीडियो पे लाइक और व्यूज अच्छे आते हैं मेरी बाकी वीडियो से, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो फिर यही वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय।